कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। यह सुनकर अनाया ने एक छोटा सा बॉक्स वृंदा के आगे रख दिया। तब वृंदा हैरानी से अनाया को देखते हुए बोली, इसमें क्या है? नहीं मम्मा, इसमें मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। आज मदर्स डे है ना? इसीलिए मेरे सभी फ्रेंडों ने अपनी मम्मा को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे बचाए थे अपने पॉकेट में से, इसीलिए उनका मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ। यह सुनते ही वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बॉक्स लेकर खोला तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी और उसमें लिखा था, लव यू मॉम। यह देखकर वृंदा ना अपने आंसू पोंछे, उसका दिल भर आया था। उसने अनाया की तरफ देखा और अनाया को गले लगा लिया। मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छे से बात नहीं की थी ना। वह मेरी स्कूल फ्रेंड है ना पिंकी, वह कहती है कि नहीं मम्मा अच्छी नहीं होती, वह हमें बहुत डांटती है, बहुत पीटती है, यहाँ तक कि खाने को भी कुछ नहीं देती। इसीलिए मुझे लगा था कि आप भी अच्छी मम्मा नहीं हो, लेकिन सच तो यह है आप बहुत अच्छी मम्मा हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी पसंद का खाना भी बनाती हो। लव यू मम्मा। यह कहकर अनाया वृंदा के गले लग गई। तभी अचानक केशव आ गया। अनाया को वृंदा के गले लगते देखकर उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए और वह बड़े प्यार से बोला, माँ बेटी के बीच में क्या चल रहा है? यह सुनकर अनाया और वृंदा ने दरवाजे की तरफ देखा। केशव दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था तो अनाया भागकर अपने पापा के गले लग गई। देखो आज मदर्स डे पर मेरी बिटिया मेरे लिए क्या लाई है। यह कहकर उसने वह छोटी सी तस्वीर केशव को दिखा दी। केशव भी तस्वीर देखते हुए बोला, अरे मेरी बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी सुंदर तस्वीर लेकर आई है। वैसे पापा आपसे नाराज हैं कि आप मम्मा के लिए लाई हो, लेकिन पापा के लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे पापा आप भी ना कुछ समझते नहीं, आपको पता है ना आज मदर्स डे है, इसीलिए मम्मा को सरप्राइज़ देना था। जब फादर्स डे होगा ना तब मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन मुझे तो अभी कुछ चाहिए। अनाया कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अब मैं आपको क्या दूं? केशव मुस्कुराते हुए बोला, बस मेरी छोटी सी गुड़िया अपने पापा को एक प्यारी सी किस्सी दे दो। जरूर पापा। और उसने प्यार से केशव के गाल पर एक किस्सी दे दी और बोली, अच्छा पापा मैं चलती हूँ, बाहर मेरी फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे उनके साथ खेलना है ना। जरूर जाओ। तब अनाया बाहर चली गई। फिर केशव ने वृंदा का हाथ पकड़ा और बोला, वृंदा तुम सच में देवी हो, तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज तुम्हारी ही वजह से मेरी गुमसुम रहने वाली अनाया इतना खुलकर मुस्कुरा रही है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी अनाया का हमेशा ख्याल रखोगी। यह सुनकर वृंदा नाराज होते हुए बोली, मेरी नहीं हमारी। हाँ मैं तो भूल ही गया, माफ़ कर दो। यह कहकर उसने वृंदा को गले लगा लिया। सरकार की तरफ से पुलिस की नियुक्ति निकली थी। वृंदा ने भी उसमें फार्म अप्लाई किया था। फिर केशव ने शहर में उसके लिए एक अच्छा सा पीजी हॉस्टल देखकर वृंदा को वहां भेजने का फैसला किया।
जिससे वह अच्छे से प्रतियोगिता की तैयारी कर सके, अपनी पढ़ाई कर अच्छे से अपने एग्जाम दे सके। जब अनाया ने यह सुना तो वह उदास होते हुए बोली, मम्मा, आप मुझे छोड़कर जाओगी? तब वृंदा ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, कुछ दिन की बात है, फिर मम्मा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगी। प्रोमिस, प्रोमिस बेटा। दूसरे दिन वृंदा अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर और अनाया को प्यार से गले लगाकर अपना जरूरी सामान लेकर केशव के साथ शहर चली गई। केशव ने शहर की एक अच्छी कोचिंग में वृंदा का दाखिला करवा दिया और वहीं पास में ही एक पीजी हॉस्टल में उसे छोड़कर वापस अपने गांव आ गया। वृंदा अब दिन रात अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगी। वृंदा अब शहर में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारियां करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती। केशव रोज शाम के वक्त कुछ देर के लिए वृंदा के पास फोन कर उसका हालचाल पूछ लेता। शादी के बाद वृंदा का तो जैसे अपने मायके से ही रिश्ता खत्म हो गया था। उसकी सौतेली माँ और उसके पापा ने उसे कभी भूलकर भी याद नहीं किया। केशव वृंदा का दर्द समझता था, इसीलिए वह हमेशा कोशिश करता था कि वृंदा को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुँचे। तारा का अभी तक कोई पता नहीं चला था। वृंदा अब अपने शादी के बाद नए जीवन में खुश थी। वह दिन रात मेहनत करती और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने प्रतियोगी एग्जाम अच्छे नंबरों से पास की। उसके एग्जाम पास करने की खबर सुनकर ही केशव और उसकी सासू माँ तो फूली नहीं समाई। फिर वृंदा वापस अपने ससुराल आ गई। अब वह अपने पति केशव के साथ जल्दी उठकर फिजिकल की तैयारियां करती। केशव उसका पूरा सहयोग करता। केशव वृंदा के साथ दौड़ लगाने जाता। धीरे धीरे फिजिकल, मेडिकल सब हुआ और वृंदा सब में आगे रही। आज वृंदा का फाइनल रिजल्ट आ गया था और वह इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हो चुकी थी। आज घर में खुशी का माहौल था। वृंदा की सास ने उसे गले लगाकर ढेर सारी दुआएं दी। वह भगवान का बार बार धन्यवाद कर रही थी कि उसे वृंदा जैसी सुशील, समझदार और संस्कारी बहू मिली। पूरे गांव में वृंदा की काफ़ी तारीफ हो रही थी। वही सभी लोग केशव और सुलोचना जी की भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने वृंदा का हर हाल में पूरा सहयोग किया है। सभी लोग वृंदा और उसके परिवार को बधाई दे रहे थे। वृंदा की नियुक्ति की खुशी में केशव ने अपने गांव में सभी को दावत दी। केशव ने वृंदा को जब बधाइयाँ दी तो वृंदा उसके हाथ अपने हाथों में लेकर रो पड़ी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप इंसान नहीं, देवता हो। शायद पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए आप इस जन्म में मुझे पति के रूप में मिले। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हर जन्म में आप ही मुझे पति रूप में मिले, कहकर वृंदा रोने लग गई। तब केशव ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और प्यार से बोला, अरे पगली, मैंने तो अपना फर्ज निभाया और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, कहकर उसने प्यार से वृंदा को गले लगा लिया। आज वृंदा केशव के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करने दूसरे शहर जा रही थी। वृंदा ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और उसे गले लगा लिया। तब अनाया वृंदा का हाथ पकड़कर बोली, मम्मा, आप हमें छोड़कर चली जाओगी?
आपने तो बोला था ना कि जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी तो फिर आप हमसे हमेशा हमारे साथ रहोगी। तब वृंदा ने प्यार से अनाया को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जब मैं शहर जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लूँगी ना, फिर तुम सबको भी बुला लूँगी। कहकर उसने अनाया को गले लगा लिया और केशव के साथ चली गई। वृंदा ने अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग की, फिर एक अच्छा सा घर किराए पर लिया। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद उसने अपनी सास और अपनी बेटी को भी वहीं बुला लिया। कुछ ही दिनों में केशव ने भी अपना ट्रांसफ़र भी उसी शहर में करवा लिया। अब वृंदा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। वह रोज ड्यूटी जाती, उसके लाख कहने पर भी उसकी सुलोचना जी उसे बहुत कम काम करने देती। यहाँ तक कि उसकी सासू माँ उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती। वह उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार देती थी। कभी कभी वृंदा अपनी सासू माँ का प्यार देखकर उसके गले लग जाती और रोते हुए कहती, मैंने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आपको देखकर लगता है जैसे मेरी माँ होती तो वह बिल्कुल आपकी तरह ही होती। वृंदा ने भगवान को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे इतना अच्छा परिवार दिया है। रमाकांत ने वृंदा के इंस्पेक्टर बनने की खबर सुनी तो उसे भी खुशी हुई और उन्होंने एक दिन वृंदा को फ़ोन कर बधाई दी। वृंदा ने भी कुछ बातें की और फिर फ़ोन रख दिया। वृंदा को इस बारे में कोई दुख नहीं हुआ कि उसकी सौतेली माँ ने एक बार भी शादी के बाद उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी शादी के बाद आज उसे फ़ोन किया है, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ को अच्छी तरह जानती थी और यह भी जानती थी कि उसके पिता उसकी सौतेली माँ की हाथों की कठपुतली हैं। वही जब कौशल्या ने वृंदा के सिलेक्शन की बात सुनी तो वह जल भुन गई। कौशल्या और रमाकांत ने तारा को काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन वृंदा अपने 2 कांस्टेबलों के साथ किसी केस के सिलसिले में बाहर जा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन को देखकर वृंदा चौंक गई। इससे पहले कि वह अर्जुन को ढूंढ पाती कि अर्जुन उसकी आंखों से ओझल हो गया। यह देखकर वृंदा परेशान हो गई और सोचने लगी कि अर्जुन इस शहर में है तो ज़रूर तारा दीदी उसके साथ होगी। पता नहीं तारा दीदी कैसी होगी। यह अर्जुन एक नंबर का बदमाश है। पता नहीं ये तारा दीदी को खुश रखता है या नहीं। इसका पता तो इस अर्जुन से ही चलेगा। वृंदा को अपनी तारा दीदी की बहुत याद आती थी। चाहे तारा ने उसे कभी अपनी नहीं समझा और उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन वृंदा उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। वह हमेशा भगवान से उसके लिए दुआ मांगा करती। जब तारा घर छोड़कर भागी थी, उसके बाद से ही वृंदा को भी तारा की काफ़ी चिंता होती थी और वह भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी बहन जहाँ भी हो खुश हो। वह अपनी बहन से मिलने के लिए भी बहुत तड़पती थी और आज जब वृंदा ने अर्जुन को इस शहर में देखा तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी। वह सोचने लगी कि अगर अर्जुन इस शहर में है तो वह उसे ढूंढ निकालेगी। शायद उसके जरिए वह अपनी बहन से मिल सके। अब वृंदा ने अर्जुन की खोज शुरू कर दी, लेकिन उसे अर्जुन का कोई पता नहीं चला तो वह परेशान हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह वहाँ से सीधे ही अपने उस कॉलेज में पहुँच गई जहाँ उसने और तारा ने पढ़ाई की थी। वहाँ से उसने अर्जुन का फ़ोटो और उसका पता लिया। अर्जुन का पता लेकर सीधे ही अर्जुन के घर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाने के बाद
दरवाज़ा एक औरत ने खोला। वृंदा उस औरत को देखकर समझ गई कि शायद यह अर्जुन की माँ है। तब उस औरत ने पुलिस को आए देखकर पूछा, जी आप? उसकी आवाज़ सुनकर कौन है कहते हुए अर्जुन के पापा श्रीकांत मिश्रा भी वहाँ आ गए। पुलिस को देखकर वे लोग घबरा गए थे। तब वृंदा ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हमें अर्जुन के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या अर्जुन घर घर पर है? यह सुनकर श्रीकांत बोले, नहीं, अर्जुन तो नहीं है यहाँ। क्या हम अंदर आकर कुछ देर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर। श्रीकांत वृंदा और उसके साथ जो 2 पुलिसकर्मी थे उनको अंदर ले आए और जाकर बैठक में बिठाया। अर्जुन की माँ हेमा कुछ ही देर में उनके लिए पानी ले आई। मेरा नाम वृंदा है, यह कहकर उसने अपना पूरा परिचय दिया और यह भी बता दिया कि तारा उनकी बहन है और अर्जुन के साथ तारा शादी के दिन भाग गई थी। वृंदा के मुंह से यह सब सुनकर अर्जुन के माता पिता काफ़ी हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया है। हेमा बोली, नहीं नहीं मैडम जी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सच है और इसका पता तभी चलेगा जब अर्जुन यहाँ होगा। श्रीकांत मिश्रा, लेकिन हमें तो अर्जुन के बारे में कुछ पता नहीं है। वह तो महीने में मुश्किल से 1-2 दिन के लिए आता है। जब भी कुछ पूछते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल जाता है। हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। हमसे तो वह हमेशा से ही दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है, यह बोलता था। लेकिन जिस जगह का पता उसने हमें दिया था, उस जगह के बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले मालूम किया तो पता चला कि वहाँ तो अर्जुन रहता ही नहीं। हमें तो खुद अर्जुन की चिंता है। अगर आपकी बहन उसके साथ है तो फिर अर्जुन ने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अगर अर्जुन हमें बता देता कि वह आपकी बहन से विवाह करना चाहता है तो हम उसकी खुशी के लिए उसका और आपकी बहन का विवाह करा देते। उसके माता पिता ने दुखी होते हुए कहा, देखिए, हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? देखिए, अब जब अर्जुन घर आए तो हमें आप कॉल कर देना, क्योंकि अर्जुन से पूछताछ में ही सच्चाई सामने आ सकती है। यह कहकर वृंदा उठ खड़ी हुई और बोली, अब हमें चलना चाहिए। वे लोग वहाँ से आ गए, लेकिन घर से बाहर निकलते ही वृंदा सोचने लगी कि कहीं अर्जुन को बचाने के लिए उसके माता पिता ने अगर उन्हें खबर नहीं दी तो यह सोचकर वृंदा ने अपने तरीके से, जिससे किसी को पता ना चले, आसपास के लोगों को भी यह बात कह दी कि जब भी अर्जुन घर आए तो वे लोग सूचना दे दे। यह कहकर वापस थाने लौट आई। इस घटना को मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे कि अचानक एक दिन उसके पास कॉल आया। कॉल उठाते ही किसी ने बताया कि वह अर्जुन के पड़ोस में रहता है और अर्जुन कल शाम को ही घर आया है और इस वक्त वह अपने घर ही है। यह सुनकर वृंदा उठ खड़ी हुई और अपने 4 कांस्टेबल को लेकर सीधे अर्जुन के घर पहुंच गई। इस तरह अचानक अपने घर पुलिस को आए देखकर अर्जुन के माता पिता घबरा गए। वे अर्जुन को बचाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ही वृंदा घर के अंदर अपने पुलिसकर्मियों के साथ घुस गई और उनके साथ अर्जुन को ढूंढने लगी। एक कमरे में अर्जुन अपने बेड के नीचे छुपा हुआ उन्हें मिल गया।
उसे इस तरह छुपा हुआ देखकर वृंदा का यह शक करना कि कहीं इसने तारा के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, यकीन में बदल गया। उसने अर्जुन को पलंग के नीचे से निकाला और 2 तमाचे उसके गाल पर रख दिए। उसके माता पिता कुछ कहते उससे पहले ही वृंदा ने उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाया। तब श्रीकांत बोले कि आप इस तरह बिना किसी वारंट के हमारे बेटे को नहीं ले जा सकती। तब वृंदा गुस्से में बोली, आपको जो चाहिए वह जल्दी मिल जाएगा। यह कहकर वह अपनी पुलिसकर्मियों के साथ अर्जुन को लेकर थाने आ गई। थाने में आकर वृंदा ने अर्जुन को जेल में बंद कर दिया। अर्जुन वृंदा को देखकर हैरान और परेशान होता है। वह बोला, तुम वृंदा? हाँ, मैं यहाँ की इंस्पेक्टर वृंदा। यह सुनकर अर्जुन और परेशान हो गया। तब वृंदा ने जेल का दरवाज़ा खोलकर अर्जुन के पास अंदर चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करते हुए 3-4 तमाचे अर्जुन के गाल पर रख दिए और बोली कि मेरी दीदी कहाँ है। यह सुनकर अर्जुन हड़बड़ाते हुए अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता। मैं तो जब से मैं हमारी पढ़ाई हुई थी कॉलेज से, उसके बाद कॉलेज के बाद उसे मिला ही नहीं। यह सुनकर वृंदा को और गुस्सा आ गया और उसने 2 तमाचे और अर्जुन के गाल पर रख दिए। वृंदा ने बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन सच्चाई नहीं बोल पा रहा था। यह देखकर वृंदा ने अपना बेल्ट खोल लिया और बोली कि अब तुम सच बोलते हो या नहीं। यह कहकर अर्जुन की कॉलर पकड़कर बोली, मेरे सामने ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अर्जुन वृंदा का ऐसा रूप देखकर घबरा गया और बोला, मैं सब सच सच बताता हूँ। अर्जुन ने वृंदा को जो सच्चाई बताई उसे सुनकर तो वृंदा के पैरों नीचे जमीन खिसक गई और वह गुस्से से तिलमिला उठी और उसने ताबड़तोड़ अर्जुन को मारना शुरू कर दिया। वह यह तो जानती थी कि अर्जुन एक नंबर का बदमाश किस्म का आदमी है, लेकिन वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अर्जुन उसकी दीदी के साथ इतना बुरा भी कर सकता है। यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानवरों की तरह अर्जुन को पीटने लगी। फिर उसे घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाया और साथ में अपने 5 कांस्टेबल लिए और अर्जुन के बताए पते पर अर्जुन को साथ लेकर चल दी। गाड़ी शहर के दूसरे इलाके की एक कॉलोनी, जिसे सब सकरपुर बस्ती के नाम से जानते थे, जाकर रुकी। ये बस्ती उस शहर का सबसे बदनाम इलाका था। कोई भी शरीफ आदमी भूल कर भी वहाँ जाना पसंद नहीं करता था। वृंदा अपने कांस्टेबलों के साथ उतरी और अर्जुन को भी जानवरों की तरह घसीटते हुए नीचे उतारा और एक थप्पड़ अर्जुन के गाल पर लगाती हुई बोली, अब चल। मामला यह था कि अर्जुन ने तारा को सकरपुर के एक कोठे पर बेच दिया था। अर्जुन वृंदा और अन्य पुलिस वालों के डर की वजह से आगे आगे चलने लगा। उसे 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा था। वृंदा और बाकी के कांस्टेबल उसके साथ चलने लगे। अर्जुन ने एक सकरी सी गली में प्रवेश किया। उसके साथ ही अन्य लोगों ने भी प्रवेश किया। फिर गली में थोड़ी दूर जाने पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे
बाकी के लोग चलने लगे। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने पर एक लंबा सा बरामदा था और उस बरामदे में कई कमरे बने हुए थे। उस बरामदे में अनगिनत लड़कियां थीं जो लड़कों के साथ आ जा रही थी। तो कहीं राह चलते मुसाफिरों को इशारे करके बुला रही थी। पुलिस को देखकर सब शांत हो गए। वे लड़कियां डरी सहमी एक तरफ खड़ी हो गई। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। पैर रखने तक की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। तब अर्जुन ने एक कमरे में प्रवेश किया। वहाँ पर एक काला सा और मोटा सा, जिसके मुंह पर चेचक के निशान थे और सर में गंजापन था। अर्जुन को देखकर आदमी खड़ा हो गया, क्योंकि वही कोठे का मालिक था। अर्जुन ने वरंदा से कहा कि यह विक्की दादा है, यहाँ के मालिक। यह सुनकर वरंदा ने कहा कि तारा कहाँ है। यह सुनकर विक्की दादा गुस्से में बोला, कैसी तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता। तब अर्जुन हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए बोला, अरे विक्की दादा, मैं 1-1.5 साल पहले एक तारा नाम की लड़की को तुम्हारे यहाँ बेचकर सौदा कर गया था ना, 5 लाख में, वही तारा। यह सुनकर विक्की दादा अनजान बनते हुए बोला, अरे यहाँ तो कोई तारा नहीं है और ना ही मैं इसे जानता हूँ, और वैसे भी यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मुझे क्या पता आप किस तरह की तारा की बात कर रही है। यह सुनना था कि वृंदा ने विक्की दादा के गाल पर तमाचा जड़ दिया। यह देखकर विक्की दादा बोला कि आप जो मेरे साथ कर रही है अच्छा नहीं है, मेरी ऊपर तक पहुँच है, मैं चाहूँ तो आपकी वर्दी उतरवा सकता हूँ। यह सुनना था कि वृंदा ने 2 तमाचे और उसके गाल पर जड़ दिए और बोली, तुम्हें जो करना है वह तो कर लेना, लेकिन तुम जिंदा बचोगे तब ना। बोलकर वरंदा ने अपनी गन विक्की दादा की कनपट्टी पर लगा दी। यह सुनकर विक्की दादा घबरा गया और वरंदा के सामने डरते हुए बोला, अभी बताता हूँ। यह कहकर उसने एक लड़की को आवाज़ लगाई कि कमला इधर आ। यह सुनकर एक लड़की अंदर आई। तब विक्की दादा ने कहा कि वह सुंदरी किधर है। यह सुनकर उस लड़की ने विक्की दादा को उसका पता बताया। पता बताने के बाद में लड़की चली गई। तब विक्की दादा वृंदा और सब लोगों को लेकर अपने कमरे से बाहर आया, फिर बरामदे में चलने लगा, फिर नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियों में उतरने लगते हैं। सभी लोग उसके पीछे उतरने लगे। फिर नीचे बने हुए कमरों के वहाँ आ गया, जो किसी तहखाने से कम नहीं थे। वहाँ पर लाइट की मदद से थोड़ा बहुत उजाला था। वहाँ जाते ही वृंदा को घुटन सी महसूस होने लगी। उस माहौल में वृंदा के लिए सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा था। वहाँ पर छोटे छोटे कमरे थे, यहाँ पर भी भीड़ थी। विक्की दादा ने जाकर एक कमरे के दरवाजे को खटखटाया, कोई नहीं निकला। तो विक्की दादा ने फिर उस कमरे के दरवाजे को खटखटाया, तो कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला और बोला, क्या विक्की दादा? तब उसने इशारे से उसको जाने का इशारा किया। पुलिस को देखकर वह आदमी डर गया और वहाँ से भाग गया। तभी एक लड़की बाहर आई। पुलिस को देखकर पहले तो वह हड़बड़ा गई, फिर वृंदा को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वृंदा ने भी पहचान लिया कि वह कोई और नहीं, उसकी दीदी तारा है। तारा की ऐसी हालत देखकर वृंदा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे वह तारा याद आई जो काफ़ी नटखट, चुलबुली और देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। और अब जो तारा उसके सामने खड़ी थी वह डरी सहमी सी
दुबली पतली सी तारा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई हड्डियों का ढांचा हो। तारा को देखकर वृंदा ने भागकर उसे अपने गले लगा लिया। यह देखकर तारा फूट फूट कर रोने लगी। वृंदा भी अपनी बहन से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वृंदा ने तारा को प्यार से चुप कराया और उसके आंसू पोंछे और बोली, मैं आ गई हूँ ना दीदी। यह सुनकर तारा रोते हुए वृंदा का हाथ अपने हाथों में लेकर घबराते हुए बोली, वृंदा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बहन, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस होती है। तुम नहीं जानती मैं कैसे यहाँ तिल तिल मरती हूँ। यह लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। यह कहकर तारा रोने लग गई। फिर तारा ने अर्जुन की तरफ देखा तो गुस्से में जाकर अर्जुन के साथ मारपीट करने लगी और कहने लगी, वृंदा यह कमीना मुझे बहला फुसलाकर यहाँ बेच गया था, आज मैं इसे जान से मार डालूंगी। तब वृंदा ने तारा को संभाला और बोली, इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कानून इसको इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। चलो तारा दीदी। तब विक्की दादा बोला, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाली हो, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है ना कि कुछ भी कर सकती हो। और तुम्हें यह अच्छे से पता है कि सकरपुर का हर कोठा सरकार द्वारा पंजीकृत है। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती से यहाँ से ले जाना चाहा तो मैं तुम पर ही केस लगा दूंगा। यह सुनकर वृंदा को गुस्सा आया। वह कुछ कहती उससे पहले ही विक्की दादा बोला, अगर तुम ले जाना चाहती हो ना तो जितने रुपये मैंने इसके बदले लिए थे उन्हें वापस करो। यह सुनकर वृंदा को और गुस्सा आ गया, लेकिन वह उनके बीच उलझना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने अर्जुन के गाल पर एक थप्पड़ दिया और उससे कहा कि कितने रुपये तुमने लिए वापस करो, वरना जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। यह सुनकर अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, रुपये तो मैंने खर्च कर दिए। तब वृंदा गुस्से में बोली, कहीं से भी लेकर आओ। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और रोते हुए बोला, प्लीज़ मुझे 5 लाख की सख्त ज़रूरत है, आप डाल दीजिए। लेकिन उसके उस दोस्त ने रुपया देने से मना कर दिया। तब अर्जुन ने थक हार कर अपने पापा के पास फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर उसके पापा ने कहा, मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ। अर्जुन के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना घटिया और घिनौनी हरकत कर सकता है, लेकिन अर्जुन उनका इकलौता बेटा था। इसीलिए वे यह सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन पर किसी भी तरह की आंच नहीं आना देना चाहते थे। इसीलिए श्रीकांत ने शहर में रहने वाले अपने एक करीबी दोस्त से बात की और उसके किसी आदमी को 5 लाख रुपए लेकर थाने जाने के लिए कहा। उसके उस करीबी दोस्त ने अपने एक नौकर को 5 लाख रुपए लेकर थाने भेज दिया। तब वृंदा के कहने पर अर्जुन ने अपने पापा को पुलिस थाने में बुला लिया। वृंदा, विक्की दादा, अर्जुन और बाकी के पुलिसकर्मियों के साथ और तारा के साथ वापस थाने आ गई। तारा रोए जा रही थी। वृंदा ने उसे हिम्मत देना चाहा, उसे पानी पिलाया और अपने पास बिठाया। तभी श्रीकांत का आदमी, जो उसी शहर में रहता था, का नौकर रुपए लेकर आ गया। वृंदा ने सारे रुपए विक्की दादा को दिए। विक्की दादा मुस्कुराते हुए धन्यवाद मैडम कहता हुआ चला गया। वृंदा ने अर्जुन के गाल पर लगातार 3-4 तमाचा दिए और बोली, मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा रही हूँ कि और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती, मेरा वादा है। यह कहकर उसे जेल में बंद कर दिया और तारा से बोली कि इस अर्जुन को बिना किसी शिकायत के ज़्यादा देर जेल में बंद नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी। यह सुनकर तारा ने गुस्से में अर्जुन की तरफ देखा और बोली, वृंदा लिखो।
तब एक पुलिसकर्मी पेन और कागज लेकर आया और तारा की शिकायत लिखने के लिए वहां पर बैठ गया। लेकिन वृंदा बोली कि तुम जाओ यहाँ से, तारा की शिकायत मैं लिख लूंगी। यह कहकर उसने पेन कागज अपने हाथ में लिया और तारा से बोली, जल्दी बताओ कि जब तुम घर से भागी थी उसके बाद से और आज तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद जो तारा ने बताया वह किसी की भी रूह को कपा देने वाला था। तारा जब अपनी शादी वाले दिन अर्जुन के साथ घर से भाग गई थी तो अर्जुन उसे इस शहर में लेकर आया। तारा अपने साथ अपने कीमती जेवर और लाखों रुपये साथ में लाई थी। कुछ दिन अर्जुन ने उसे अपने साथ होटल में रखा। इसी तरह लगभग 15 दिन निकल गए। तारा हमेशा अर्जुन से कहती कि हम किसी कोर्ट में जाकर या फिर किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन हर बार अर्जुन कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब लगभग 25 दिन हो गए थे। अर्जुन अब तारा से कटा कटा रहने लगा था। तारा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह जब भी अर्जुन से शादी करने के लिए कहती, अर्जुन कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। फिर एक दिन अर्जुन तारा से बोला कि अगर हम इसी तरह होटल में रहे तो हमारे साथ जो रुपया पैसा है सारा खर्च हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, अभी कहीं पर सस्ता सा घर किराए पर ले लेते हैं और जो ये रुपये हैं उनसे मैं कोई काम शुरू कर देता हूँ। घर किराए पर लेने के बाद हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तारा अर्जुन की बातों में आ गई। अर्जुन उसे लेकर शकरपुर बस्ती आ गया। तारा उस कॉलोनी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वह तो उस शहर में पहली बार अर्जुन के साथ ही आई थी। इसीलिए इस बदनाम गली का तारा को कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी तारा को सब कुछ अजीब लग रहा था। अर्जुन के साथ टैक्सी में से उतरकर अर्जुन उसे एक गली में ले गया, फिर उसे उस कोठे में ले गया। जब तारा ने उससे पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, यह कौन सी जगह है? यह कच्ची बस्ती है, हमें कुछ दिन सस्ते से कमरे में रहना पड़ेगा। यह कहकर वह उसे कोठे के अंदर ले गया। कोठे के अंदर लड़कियों के साथ लड़कों को देखकर और लड़कियों के अजीब इशारों को देखकर पहले तारा को कुछ शक होने लगा। तारा को कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी तारा को सब कुछ अजीब लग रहा था। अर्जुन के साथ टैक्सी में से उतरकर अर्जुन उसे एक गली में ले गया, फिर उसे उस कोठे में ले गया। जब तारा ने उससे पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, यह कौन सी जगह है? यह कच्ची बस्ती है, हमें कुछ दिन सस्ते से कमरे में रहना पड़ेगा। यह कहकर वह उसे कोठे के अंदर ले गया। कोठे के अंदर लड़कियों के साथ लड़कों को देखकर और लड़कियों के अजीब इशारों को देखकर पहले तारा को कुछ शक होने लगा। यार, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? यह कच्ची बस्ती है और यहाँ पर लोग ऐसे ही रहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ के दादा विक्की दादा से मिलकर आता हूँ। वह हमारे लिए कोई अच्छा सा घर किराए पर बताएंगे। इसीलिए कुछ देर की बात है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। तारा का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी उसे अर्जुन पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अर्जुन तारा को लेकर एक कमरे में गया, जहाँ पर विक्की दादा बैठे हुए थे। विक्की दादा तारा को देख मुस्कुरा उठे और कहने लगे, बस तुम्हारा ही इंतजार था। फिर उसने दोनों को बैठने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठ गए। कमरा काफ़ी आलीशान था। वह विक्की दादा का पर्सनल कमरा था। विक्की दादा ने एक लड़की को आवाज़ देकर बुलाया और उसे कुछ चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। वह लड़की तारा की तरफ देखने लगी, फिर चली गई। कुछ ही देर में वह लड़की अपने साथ कुछ मिठाइयाँ, फल, चाय, नमकीन, बिस्कुट, इस तरह के कई नाश्ते ले आई। तब विक्की दादा ने अर्जुन और तारा से
चाय नाश्ता करने के लिए कहा। तारा को जब कुछ अजीब लग रहा था और एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। उसे वहाँ का नज़ारा गलत लग रहा था और उसे यह डर लग रहा था कि कहीं अर्जुन उसे धोखा तो नहीं दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, इसीलिए वह चाहकर भी अर्जुन पर शक नहीं कर पा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसका अर्जुन उसे कुछ नहीं होने देगा। अर्जुन ने तो चाय नाश्ता किया, लेकिन तारा ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है। उसके बाद विक्की दादा अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले कि तुम्हें बाहर मेरा आदमी मिल जाएगा जो तुम्हें घर बता और दिखा देगा। तब तक तुम तारा को यहीं छोड़ जाओ। अर्जुन ने तारा को वहीं रुकने के लिए कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो तारा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं कुछ ही देर में लौट आऊँगा। और वैसे भी यहाँ देखो कितनी सारी लड़कियाँ हैं। विक्की दादा है, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। मैं अच्छा सा घर देखकर अपना सामान उसमें रखकर तुम्हें जल्दी ही लेने आ जाऊँगा। तब तक तुम यहाँ रहो। और वैसे भी पता नहीं हमें कितने घर देखना पड़े। अच्छा घर देखने के चक्कर में सारा दिन निकल सकता है, ऐसे में तुम परेशान हो जाओगी। तारा ने मना किया, लेकिन अर्जुन जबरदस्ती उसे प्यार से समझाकर वहीं छोड़ गया और यह कहकर सारा सामान अपने साथ ले गया कि नया घर मिलते ही वह सारा सामान उसमें रख देगा। तारा वहाँ बैठकर अर्जुन का इंतजार करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद विक्की दादा के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। फ़ोन कान के लगाते ही विक्की दादा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वह तारा की तरफ देखते हुए बोला कि अर्जुन को घर पसंद आ गया है और वह उसमें अपना कुछ सामान रखकर वापस आ रहा है। तब तक के लिए तुम जाकर कमरे में आराम कर लो, यहाँ पर कब तक बैठी रहोगी। यह कहकर उसने एक लड़की को आवाज़ दी। वह लड़की आई। विक्की दादा ने उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। लड़की तारा को लेकर एक कमरे में चली गई। कमरा नीचे किसी तहखाने जैसी जगह में था। कमरा देखने में भी काफ़ी छोटा था। वहाँ बिजली की सहायता से ही थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था। तारा को वहाँ घुटन महसूस होने लगी। तब उसने उस लड़की से पूछा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तब उस लड़की ने कहा कि अपने कमरे में तुम आराम कर लो। तारा चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई और उस लड़की के साथ कमरे में चली गई। वह लड़की उसे कमरे में छोड़कर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर वापस चली गई। तारा वहाँ पलंग पर लेटी हुई अपनी आने वाले जीवन के सपने देखने लगी। इसी तरह उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने सामने लगी घड़ी पर नज़र डाली। शाम के 6 बज चुके थे। 6 बजे देखकर तारा हड़बड़ा कर उठी और सोचने लगी कि अभी तक अर्जुन आया क्यों नहीं। यह सोचकर वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। तारा ने काफ़ी खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। तब तारा को शक हो गया कि अर्जुन उसे धोखे से छोड़ गया है। तभी वह लड़की जो उसे लेकर आई और उसने दरवाज़ा खोला। तब तारा बाहर भागने लगी तो उस लड़की ने हाथ पकड़कर उसे वापस कमरे में खींच लिया और बोली, कहाँ जा रही हो। यह सुनकर तारा रोते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, अर्जुन नहीं आया अभी तक। वह अब नहीं आएगा, वह तुम्हें विक्की दादा के यहाँ बेच गया है। यह सुनकर तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब उस लड़की ने कहा, हाँ यह कोठा है और वह तुम्हें यहाँ बेचकर चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। तुम्हारी ही तरह मुझे भी कोई अपने प्यार के जाल में फंसाकर 2 साल पहले यहाँ पर ले आया था और फिर धोखे से यहाँ छोड़कर मेरा सौदा कर निकल गया था। यह कहते हुए उस लड़की की आंखों में आंसू छलक आए। तब तारा बोली,
नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। क्या करोगी तुम? यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो विक्की दादा तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे ही अपनी ज़िंदगी बना लो। आगे तारा की ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या क्या बीता इन 1-1.5 साल में तारा के साथ, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।